मैं बढ़िया। लाहौल कैसा कैसा है और क्या लाहौल की पोस्टिंग पाता है तो क्या लगता है एक यूपी एक पहाड़ कितना डिफरेंट है। बहुत बढ़िया है। आप यूपी में प्लेन एरियाज देखते हो और जब आप हिमाचल आते हो खास कर लाहौल स्पीति तो आपको बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लैंडस्केप है और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आप इंजॉय भी करते हो। और साथ पे यहाँ अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपके दोनों काम होते हैं। थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, नेचर को देख सकते हो, साथ है अपनी ड्यूटी से भी आप काफ़ी लोगों की मदद करते हो, तो आपको अच्छा है। मतलब आइडियल गुड क्वेश्चन। मैं इनको कभी सोचा था कि पहाड़ी की वादियों में भी हमको ड्यूटी करना पड़ेगा। मैं हिमाचल में पहली बार आया जब मुझे कार्डर अलॉट हुआ, उसके पहले मैं हिमाचल कभी आया ही नहीं। और जब यहाँ आया तो फर्स्ट टाइम जब मेरी पोस्टिंग हुई थी कुल्लू, तो काफ़ी एक्साइटेड था कि कुल्लू और मनाली तो बचपन से सुनते आए थे कि बहुत ही एक अच्छा हिल स्टेशन है। तो वो पोस्टिंग भी अच्छी थी। उसके बाद फिर जब यहाँ लाहौल स्पीति पोस्टिंग हुई, चंबा हुई, तो सोचा तो कभी नहीं था, बट हाँ अच्छा लगा, लिया है। वैसे मयंक सर का परिचय तो किस इस तरीके से है कि यूपी से बिलोंग करते हैं, फिलहाल पोस्टिंग लाहौल में है। मयंक सर, अब तक की जर्नी कैसी रही और इस जर्नी में कुछ कोई खास चढ़ाव उतार आए, मतलब उसको आपने किस तरीके से देखा? हाँ बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ तो इस पोस्टिंग में मेरे को 6 साल हो गए हैं इन द सर्विस। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहे। जैसे जब मैं कांगड़ा में था या चंबा था तो वहाँ पे एक ब्लाइंड मर्डर केस हुए थे। और वहाँ पे एक काफ़ी एक फेमस रेप केस हुआ था। फिर एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग थी हरियाणा की, उन्होंने एक मर्डर एक रॉबरी की थी। तो ये केसेस थे जो सेंसिटिव केसेस थे। पर जो टीम थी बहुत अच्छा काम किया था टीम ने, और वी वर एबल टू कैच दोज ऑफेंडर्स। और कहीं कहीं जाके हमने पंजाब में, बंगाल में, बिहार में, हरियाणा, पंजाब, तो इन जगह पे जाके आप उन चीज़ों को, उन ऑफेंडर्स को कैच करते हो या क्रिमिनल्स को पकड़ते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं लाहौल स्पीति पोस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज है रेस्क्यू का। क्योंकि यहाँ पे आपको जो विंटर सीज़न होता है, स्नोफॉल होता है, और जो टूरिस्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तकरीबन अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक तो इस साल अराउंड 16 लाख का टूरिस्ट आ चुका है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे रेस्क्यू मिशन है काफ़ी चैलेंजिंग होता है। पर मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि जो हमारी फ़ोर्स है और जो हमारे यहाँ पे जो पूरी पुलिस टीम है बहुत अच्छा काम करती है। दे आर वेरी यंग एनर्जेटिक। और अच्छा लगता है जब इनके साथ मैं भी रहता हूँ। तो चूँकि यहाँ पे जो हमारी फ़ोर्स है वो लोकल है, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मैं प्लेन एरिया से आता हूँ। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और विल ट्राई कि हम और अच्छा काम करें। और रेस्क्यू एक चैलेंज होता है इस तरह की पोस्टिंग्स में। गवर्नमेंट सर किस तरीके से सपोर्ट करती है, जैसे कि सैलानी जिस तरीके से आते हैं, इतनी जनसंख्या में आते हैं, मतलब कुछ मोटिवेट या फिर इस तरीके से बीच-बीच में कुछ ऐसे तरीके से उनके लिए गाइडलाइन या किससे कोई किस तरीके से जनरेट करती है कि मतलब जिस तक उनका मैसेज पहुँच जाए? बिल्कुल है। जैसे कोई टूरिस्ट आता है तो हमारा एक तो डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करके, और एक हमारा डीपीसीआर है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम। इनके ज़रिए हम लोग वैसे तो मैसेज को फ्लैश करते हैं वाया सोशल मीडिया भी, वाया एक्स, वाया फेसबुक वगैरह। साथ में जो भी हमारी जैसे टनल क्रॉस होती है तो हमारे यहाँ पे टनल में बटालियन की फ़ोर्स है। और हमारे यहाँ पे कोकसर चौकी है जिसमें हमारे जो इंचार्ज हैं वो एएसआई उत्तम साहब हैं। तो इनकी मेन प्रायोरिटी यही होती है कि जो भी टूरिस्ट आता है उनको हम लोग वेदर फोरकास्ट बता देते हैं कि मतलब तकरीबन आप यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे मत जाइए, यहाँ पे सेफ़ नहीं होगा। तो नॉर्मली टूरिस्टों को हम लोग इस वे से गाइड करते हैं। और अभी जैसे अभी हमारा 25th ऑफ दिसंबर से लेके 2nd ऑफ जनवरी, ये 7-8 दिन का थोड़ा सा वो रहता है, टफ टाइम होता है बिकॉज टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उस टाइम पर कि विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट या विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस एडवाइजरी, विद द हेल्प ऑफ पीआर सिस्टम, हम उनको अवेयर करते रहें कि कौन कौन से एरिया सेफ़ है, कौन कौन से एरियाज़ रिस्की हैं। सर, जब कोई सैलानी दिल्ली से या किसी भी स्टेट से आता है, तो जब कुल्लू या मनाली तक जाता है, तो वो ये सोचता है कि ना लाहौल चला जाए, या लाहौल को घूम के आए। तो गाइडलाइन अभी फ़िलहाल ये है कि मतलब अभी फ़िलहाल आगे का रास्ता बंद है। तो उन तक अगर कोई मैसेज पहुँचाना हो, सो मैं मेन सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आज के दौर में सोशल मीडिया ही है। लेकिन उसमें हम कितने एक्टिव हैं, गवर्नमेंट उसके लिए कितना प्रोटेक्ट करती है? बेसिकली हमारा ये रहता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति पुलिस का अपना एक फ़ेसबुक अकाउंट है और एक्स पे अकाउंट है और इंस्टा पे अकाउंट है। तो हमारी जो डीसीआरई ब्रांच है
जिसको हेड करते हैं हेड कांस्टेबल सुरजीत और उनको असिस्ट करते हैं हमारे ऑफिसर है रवि। तो इन दोनों का मेन टास्क होता है कि कंटिन्यूअस उसमें फ्लैश करें, और हम फिर क्या करते हैं कि जो भी मैसेज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फेसबुक में डाला, उसको जो हमारी स्टेट की हिमाचल पुलिस है वो उसी को शेयर करती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो हिमाचल पुलिस के सोशल मीडिया पेज को भी देखता है, हमारे पेज को देखता है, क्योंकि मैं उसको इस बात से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो उसकी आउटरीच है वो ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप उनके जो मैसेज हैं उन पे अगर कमेंट्स देखेंगे, तो बंगाल के जो सैलानी उनके भी कमेंट्स होते हैं, राजस्थान के सैलानी कमेंट्स होते हैं, इवन केरला के कुछ हैं सैलानी उनके कमेंट्स होते हैं। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि उसकी आउटरीच ज़्यादा है और लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अपना लोग प्लान भी करते हैं जर्नी। अपने पास सर कितनी स्ट्रेंथ है अपने लाहौल पुलिस के पास की पुलिस कर्मियों की? हमारी अभी जो फिलहाल में स्ट्रेंथ है 292 की स्ट्रेंथ है, और उसमें 32 हमारे पास बटालियन स्ट्रेंथ है। और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग कंटिन्यूअस अपनी फोर्स को, जब पीक सीज़न होता है तो हम हेडक्वार्टर से एक एक्स्ट्रा रिज़र्व भी मांगते हैं। जैसे अभी जो हमने है वहाँ पे अपने पुलिस हेडक्वार्टर शिमला से एक एक्स्ट्रा रिज़र्व भी मांगी हुई है। तो हमारे मेन चैलेंजेस ये विंटर सीज़न होते हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिल भी जाती है, और नॉर्मल रूटीन प्रोसेस के लिए जितनी फोर्स है वो सफिशिएंट है। पर इन टाइम टू टाइम तो राष्ट्रलाइजेशन होता ही रहता है। सर अगर जैसे कोई बड़ी वारदात होती है, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो बाहर की डिस्ट्रिक्ट को भी मतलब पुलिस को अरेंज करना पड़ता है क्या? बाहर की डिस्ट्रिक्ट से मँगाना पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, हो जाता है, ये असिस्टेंस होता है। जैसे नॉर्मली लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में एक-दूसरे में मतलब एक यू कैन से कि बोनहोमी में काम करते हैं। तो जब कभी कुल्लू को हमसे चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो एसपी साहब हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनको फ़ोर्स दे देते हैं। हमें चाहिए होती है तो हम उनको रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ से फ़ोर्स मिल जाती है। अनटिल अनलेस के जो हमारा रेंज लगता है मंडी, तो मंडी रेंज में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुल्लू, लाहौल, बिलासपुर और मंडी। तो हम लोग का ऐसा रहता है कि आपस में ही एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। लेट्स सपोज़ कि मंडी को अगर ज़रूरत है इस टाइम पर, तो मंडी से हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम अपनी एक रिज़र्व भेज देते हैं। हमें चाहिए होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमें रिज़र्व आ जाती है। तो ये तो एक वे ऑफ कोऑर्डिनेशन के तौर में काम चलता रहता है। सर पुलिसकर्मी एक नीचे तबके का अगर कांस्टेबल का एक पुलिस उस लेवल का पुलिसकर्मी अगर किसी बड़े अधिकारी तक मिलने की अगर कोई समस्या लेके पहुँचता है, उसके लिए कुछ ऐसा आपने कुछ बना रखा है सिस्टम कि मतलब वो आपसे डायरेक्ट टच कर सके? या मतलब कभी-कभी क्या होता है ना सर नीचे वाले की समस्या ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक वहीं से फिनिश हो जाता है, उनको उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। सर क्या मयंक सर ने ऐसा कुछ उन उन लोगों के लिए बना रखा है क्या सिस्टम? मैं अगर इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँ तो मेरे एक आईजी सर हैं, अभिषेक दुल्लर सर, ही इज़ आईजी कांगड़ा। तो जब मैं काडर में आया तो मैंने सर के बारे में काफ़ी सुना और सर से मैंने सीखा भी। सर का बहुत अच्छा सिस्टम है कि सर अपने को हर एक कांस्टेबल के साथ में एक्सेसिबल रखते हैं, वाया फ़ोन या वाया व्हाट्सएप। तो मैंने उनकी वर्किंग देखी है कि नॉर्मली कोई भी कांस्टेबल होता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो सीधा सर को कॉल करता है या फिर वो सीधा सर को मैसेज भी कर सकता है। तो मैंने वही पैटर्न फ़ॉलो किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मेरे जितने भी फ़ोर्स हैं, वो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन अगर कोई ऐसी बात है जो उनको पर्सनली अपने लेवल पे बात करनी है, तो हमारा मंडे को एक ऑर्डरली रूम होता है, जिसमें कि वो आ सकते हैं और वो उनकी जो भी हियरिंग है, वो प्रॉपर नोटिंग में होती है, प्रोसीडिंग्स बनती है कि आज जितने कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल मेरे से मिलने आए, और उनकी जो-जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको हियर किया गया और उसके बाद जो भी फाइनल सॉल्यूशन है, उसके टेकअप किया गया। इफ़ अगर कोई ऐसी समस्या है जो थाने लेवल पे है या चौकी लेवल पे है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई फैसिलिटीज़ को लेकर, तो हमारी जो एक मंथली क्राइम और वेलफेयर मीटिंग होती है, उसमें हमारे जो जवान हैं, उसपे पुट अप करते हैं और हम उसपे एड्रेस करते हैं। जूनियर जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को मोटिवेट करने का क्या तरीका है मतलब? सबसे बेस्ट तरीका क्रिकेट है। क्रिकेट मैं खेलता हूँ, मेरी टीम खेलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जैसे स्पोर्टी मैं रहा हूँ, तो बैडमिंटन और क्रिकेट मैं प्रेफ़र करता हूँ। तो मैंने देखा है कि जब आप गेम्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी सर्विस में, तो आपकी जो एक बॉन्डिंग होती है, वो एक अलग लेवल पे जाती है। फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं अपने बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल्स हैं, उनको मैं उनके घर के निकनेम से जानता हूँ, और इंस्टेड ऑफ कि मैं उनको बाय नेम बुलाऊँ कांस्टेबल दिस-दिस करके, मैं उनके निकनेम से बुलाता हूँ, तो वो उनके लिए और अच्छा लगता है कि मेरे को मेरे बॉस ने उस नेम से बुलाया जो उससे जाने जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं वो अफेक्शन बढ़ता है, वो बॉन्डिंग बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सीनियर्स एंड द जूनियर्स। सर जैसे रेस्क्यू होता है तो रेस्क्यू में कभी-कभी कोई पुलिसकर्मी कभी कोई हादसे में अगर उसमें ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए क्या
कोई प्रोटेक्ट मतलब गवर्नमेंट करती है, मतलब किस तरीके की उसके लिए सुविधाएँ दी जाती हैं? ये इसके लिए है हमारी हेडक्वार्टर लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर है। और इसमें अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो कंपैशनेट मनी के लिए भी प्रोविज़न है और कंपैशनेट जॉब का भी प्रोविज़न है। तो ऐसा कोई मैटर होता है तो वी टेक अप विद द हेडक्वार्टर लेवल और वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने, उसके अकॉर्डिंग ही आगे कार्रवाई होती है। सर, एक प्रश्न है कि पुलिस की वर्दी और अन्य कैरियर विकल्प में कोई अंतर नज़र आता है क्या? पुलिस की वर्दी और किसी अन्य विकल्प, कोई विकल्प रहा होता है, तो उसमें कोई अंतर नज़र आता है क्या कार्य करने में? इससे पहले भी आप कई सारी वर्किंग रही हैं, उससे अगर कंपैरिज़न किया जाए। पुलिस का जॉब मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम जॉब की जगह इसको इट इज़ अ सर्विस एक्चुअली। बाकी जैसे मैं पिछली जितनी भी सर्विस में रहा, जो भी जॉब रहा, तो वो एक आपको एक साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि ये मेरी जॉब है, ये मुझे 10 टू 5 की जॉब करनी है। पुलिस की सर्विस मैं बोल सकता हूँ कि तभी देखिए हम लोग आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस है, कोई जॉब नहीं बोलते हैं उसको। तो सर्विस में आपको ये है कि एनी टाइम इफ़ यू गेट अ कॉल और जब भी पुलिस का आपको पता है रोल ऐसा ही है कि जो भी व्यक्ति परेशान होगा या कोई भी व्यक्ति जिसको कोई बात की टेंशन होगी या कोई विक्टिम होगा, वो सबसे पहले अप्रोच पुलिस को ही करता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वी आर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सर्विस है वो 24/7 है और मेरा हमेशा जहाँ भी मैं पोस्टेड रहा हूँ, अपनी फ़ोर्स को मैंने यही कन्वे करने की कोशिश की है कि अगर कभी भी कोई ऐसी रेस्क्यू कॉल आती है, कुछ भी है, अगर आप प्राइमा फेसी इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप एक्टिव हैं, तो बहुत सारी मिसहैपनिंग्स को अवॉइड किया जा सकता है। और आए दिन ना पुलिस के ऊपर ह्यूमन राइट्स बड़ा हावी रहता है। सर, उसके लिए क्या उपाय बताते हैं, क्या तरीके निकाले हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको कोई ऑथराइज़्ड राइट नहीं है कि आप किसी के साथ टॉर्चर करें या कोई ऐसी बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 6 ईयर की सर्विस हो गई, मैंने तो ये देख लिया है कि अगर आप पोलाइटली भी अगर आप कन्वे करते हैं अपनी चीज़ों को तो आप बा काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। और ह्यूमन राइट के एंगल बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड फॉलो दी गाइडलाइंस इश्यूड बाय द एनएचआरसी एंड एचएसआरसी। वी शुड बी फॉलो। सर, अब तक की जर्नी में सबसे ज़्यादा मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब किसने ज़्यादा मोटिवेट किया, या जो आप उस चीज़ को फ़ील करते हैं, हाँ, इनका बड़ा योगदान रहा हो? मैं अपने फादर को बोलूँगा बिकॉज़ माय फादर वाज़ ऑल्सो इन पुलिस। सो मैं इंस्पायर तो पापा से ही हुआ था। अब कहीं न कहीं सर ज़हन में कुछ और भी वो है कि मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, लोगों की इच्छाएँ नहीं खत्म होती हैं सर, कि अभी भी कुछ इच्छाएँ हैं क्या? वो तो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। बाकी वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ़ एक बार मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितनी भी अगर बेस्ट से बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, तो आई थिंक ये एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और बाकी गॉड ने जो डिसाइड किया होगा वही होना है। सर, एक क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बड़ा हावी रहता है। क्या आपने उस चीज़ के लिए कभी महसूस किया है? मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ तो देखिए पॉलिटिशियंस आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका एक रोल है। और हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों का अगर ऑब्जेक्टिव आप देखें तो अल्टीमेटली यही है कि वी हैव टू सर्व द पीपल। बीइंग एमएलए उनका भी यही काम है, बीइंग ऑफिसर हमारा भी यही काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों का समन्वय है, दोनों का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। और रही बात पॉलिटिकल प्रेशर की तो मैं ये मान सकता हूँ कि इन केस अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पॉलिटिशियंस की नहीं पसंद आ रही है, तो मेरा अपना एक ओपिनियन है कि आप अगर उनसे सीधा बात करते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सॉल्यूशन निकल जाता है। इंस्टेड कि आप उस चीज़ को लेके इश्यू बनाएँ। मेरा अपना आज तक का एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे को कभी कोई ऐसी बात हुई है, तो मैं डायरेक्टली बात किया हूँ, चाहे वो एमएलए सर रहे हों, चाहे एमपी सर रहे हों और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा हेल्प मिली है, सपोर्ट मिला है। तो मैं पॉलिटिकल प्रेशर को तो नहीं बोलूँगा, बट ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर एक वे ऑफ कोऑर्डिनेशन निकाला जाए, तो आपकी फंक्शनिंग और अच्छी हो सकती है। कभी इस तरीके का कोई केस आया कि फरियादी पहले आपके पास आया हो, फिर उसके बाद फिर वो किसी एमएलए से या एमपी से या किसी अन्य किसी पॉलिटिशियन के पास गया हो, फिर आपके ऊपर प्रेशराइज़ किया हो, कभी ऐसी कोई कहानी आज तक की कोई रही हो? नहीं, ऐसे तो हैं इंस्टेंसेस क्योंकि पब्लिक आती है, हमसे मिलती है, फिर पब्लिक को एक होता है कि भई आप उसको सॉल्व करो। पर अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर किसी केस में एफआईआर हुई है, अब उसमें कोई अगर एक्यूज़्ड है और उस बंदे को हमें अरेस्ट करना है या उसको कैच करना है,
तो हो सकता है कभी-कभी टाइम लग जाता है। अगर इस बीच में वो जाके एमएलए सर से मिल लेता है, एमपी सर से मिल लेता है, तो ही हैज़ द राइट टू गो एंड मीट हिम। वहाँ से हमें फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि आप एसपी साहब इसको देख लीजिएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब कि वे हैव कोऑर्डिनेशन, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए इसको तो बड़ा मैटर नहीं करना चाहिए। सर, जब से आप पृष्ठभूमि से आए हैं, सर इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? यूपी में हुई, दिल्ली में हुई, क्या अन्य किसी स्टेट में हुई? यूपी में। मेरी स्कूलिंग भी यूपी से हुई है, कॉलेज भी यूपी से हुआ है और यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली से हुई है। सर एक सवाल और है कि अब तक कोई एनकाउंटर किया है? नहीं, एनकाउंटर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर पुलिस डिक्शनरी। हाँ, डिटेन सर किए हैं, पुलिस अरेस्ट की किए हैं। मतलब एक सिस्टम है कि एनकाउंटर आपके हिसाब से क्या एक उपाय है? आज के दौर में ठोको पुलिस आपने जगह-जगह सुना होगा कि मतलब एक एनकाउंटर को इतना ज़्यादा वो कर दिया गया है कि मतलब ठोको पुलिस भी कहा जाने लगा है। क्या अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है क्या एनकाउंटर? जब हम लोग एकेडमी में थे तो हम लोग को एक एथिक्स पढ़ाई जाती है। तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि एनकाउंटर इज़ नेवर द सॉल्यूशन, है ना? एनकाउंटर इज़ नेवर द सॉल्यूशन। और अगर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को भी अगर देखें तो गांधी जी ने भी यही हमें समझाने की कोशिश की कि नॉन वायलेंस इज़ द ओनली रियल पाथ टू अचीव सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनकाउंटर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमारे इंडियन सिस्टम में अगर आपको कोई इशू है, आप जुडिशरी के पास जाइए, जुडिशरी इज़ देयर। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी हैं वो सारे जस्टिस जो वहाँ करने के लिए बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नॉट टेक द लॉ इन योर हैंड और आप प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई पुलिस अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है तो आप उसके उच्च अधिकारी के पास जा सकते हैं। पर इनकाउंटर कभी भी सोल्यूशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। सर पुलिस की एक बड़ा नेगेटिव छवि रहती है मतलब पब्लिक के बीच में। सर उसके लिए कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसे इस तरीके के मोटिवेशन कोई जागरूकता अभियान चलाए जाते कि मतलब उनके प्रति जो उनको जो पुलिस के प्रति थोड़ा नेगेटिव प्रोटेक्ट किया जाता है या होता है मतलब कुछ ऐसा मैसेज? कभी आपने सोचा है कि पुलिस की नेगेटिव इमेज है क्यों? नहीं, वही। मैं बताता हूँ, देखो। हम लोग जब बचपन में पैदा होते हैं और जब हमारी ग्रोथ होती है, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें टोकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो हमें हम बचपन से लगता है कि पेरेंट्स हमें हर चीज़ में रोकते हैं। और जैसे आपने मूवी देखी होगी दंगल, उसमें बड़ा गाना भी एक बड़ा फ़ेमस है ना, कि बापू तू हो या पहले हानिकारक। करेक्ट। तो मतलब जो आपको हमेशा सही चीज़ के लिए टोकेगा, रोकेगा, वो आपको हमेशा खलनायक लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस की शायद नेगेटिव इमेज इसलिए भी है क्योंकि पुलिस उन चीज़ों के लिए रोकती-टोकती है जो वायलेशंस करते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पे कोई भी बंदा है और अगर वो किसी भी लॉ का वायलेशन करेगा, पुलिस रोकेगी, तो उसको हमेशा लगेगा यार पुलिस हमेशा रोकती-टोकती है। तो हाँ, पर यही बात है कि इसको पॉज़िटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग ये बहुत अच्छा माध्यम है। और अगर आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और लोगों को आप अपने कॉन्फिडेंस पे रखते हैं, तो यही चीज़ आपके फ़ेवर में भी आती है। सर रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर आपका क्या दृष्टिकोण है सर? जिस दिशा में पुलिस क्या कदम उठा रही है? नाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके एक तो जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एएनपीआर कैमराज़ होने चाहिए। एएनपीआर अगर मैं थोड़ा एलैबोरेट करूँ, तो ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशंस कैमराज़ होते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी एब्सकॉन्डर है या कोई क्राइम करके भागता है, तो एटलीस्ट आप उसकी गाड़ी को ट्रेस कर सकते हैं, पहली चीज़। क्योंकि आप हर जगह पे गश्त नहीं लगा सकते, हर जगह पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को अगर एम्बेड करें हम लोग, तो और लार्ज स्केल पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्राइम को मैं ये नहीं कह सकता कि रोक सकते हैं, पर एटलीस्ट उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। आपात स्थिति में अगर कोई भाग-दौड़ होती है सर, उसके लिए क्या अपने पास वो है सर सिस्टम? हमारा कंट्रोल रूम होता है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रेस मैसेज आता है, कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है, तो कंट्रोल रूम के थ्रू हमें सबसे पहले वायरलेस के थ्रू हमें पता लगता है और जो भी नियरेस्ट पुलिस चौकी या पुलिस थाना होता है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद जिस टाइप की रेस्क्यू कॉल होती है, उसके हिसाब से टीम को गठन किया जाता है, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच सुरक्षा प्रबंधन के लिए किस प्रकार का समन्वय होता है सर? इसमें डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि 2 एक तरह से बोल सकता हूँ, एक होता है डीएम और एक होता है एसपी। तो यहाँ पे मैं और राहुल सर हैं, हम दोनों के बीच में हर मंथली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मीटिंग होती रहती है। और नॉट ओनली विद द रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे एनकॉर्ड हो, एनकॉर्ड अगर मैं बोलूँ तो ट्रक अब्यूज़ के लेकर होती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए होती है। तो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि टॉप लेवल पे अगर डीएम, एसपी में एक कंटीन्यूअस या फिर एक इंटरवल से मीटिंग होती है, तो उसका पूरा ही इम्पैक्ट हर एक डिपार्टमेंट में जाता है और एक फिर
सिनर्जी के साथ काम होता है। लाहौल में अभी तक कोई ऐसी समस्या अभी तक आई सर, आजकल आपने अगर सुना होगा सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसके लिए डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है? थोड़ा-सा आप अपने स्तर से भी बताएँगे क्या? मतलब हमारे दर्शकों को, मतलब अगर इस तरीके से अगर कोई घटना किसी के साथ घटती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से उसके निकलना निकला जाए? डिजिटल अरेस्ट देखिए, साइबर क्राइम की अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो शायद लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। इसकी वजह से लोग जो हैं वो दे फेल इनटू द ट्रैप ऑफ साइबर क्राइम। तो डिजिटल अरेस्ट ऐसी चीज़ है कि आपको नॉर्मल वीडियो कॉल के थ्रू आपको कोई भी कस्टम का ऑफिसर या पुलिस विभाग का अफसर या पासपोर्ट का अफसर आपको फ़ोन करके बोलेगा या वीडियो कॉल करेगा और वो बोलेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कोई लड़का ऐसे फँस गया है, कहीं मतलब ऐसे आपको ट्रैप करेंगे और फिर उसके बाद वो कहीं न कहीं आपकी प्रायर इन्फॉर्मेशन को भी रखते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर मुझे आपको डिजिटल अरेस्ट करनी है, तो मैं पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा कि आप कहाँ करते हो, क्या करते हो, आपका घर कहाँ पे, ये चीज़ें। तो जब मैं आपको बोलूँगा तो आप बोलोगे नहीं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपके बारे में बताना शुरू करूँगा, आप यहाँ काम करते थे, आप इससे जानते, ये करते। तो उस इंसान को लगता है कि शायद मेरे जिसके लिए बोला जा रहा है वो सही बात है और वो कहीं न कहीं फिर उनको बोलते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं कि आप इतना पैसा डाल दो तो मैं आपको इस केस से बरी कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो साइबर क्राइम से सबसे प्रिवेंटिव स्टेप है कि आप कितने अवेयर हैं। और अभी जैसे आप ध्यान दे रहे होंगे तो हमारी अभी लास्ट मंथ एक एनुअल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर सर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हैं वो चेयर करते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर चेयर करते हैं। तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे हम लोग जब टेलीफ़ोन करते हैं, तो जब कोविड चला था तो एक आता था कि कोविड से बचने के लिए टेलीकॉम से मैसेज आता था। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इलेक्शन से मैसेज आते हैं कि आप हर एक वोट इम्पोर्टेंट होता है। अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ 1 हफ़्ते से ये मैसेज आने लग गए हैं कि अगर आपको कोई इस टाइप से वीडियो कॉल करता है साइबर रिलेटेड तो वो साइबर क्राइम है। तो इस टाइप की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर और जो हमारा साइबर सेल है, दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने लिया है और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा इन मैसेज का आउटरीच जाएगा, उतना ज़्यादा साइबर क्राइम से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि मास स्केल पे जो हमारे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी पूरी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का सबसे ग्रास रूट लेवल पे पंचायत होती है। और अगर पंचायत लेवल पे अगर जो हमारे प्रधान हैं या उप-प्रधान हैं, वो हर एक गाँव में जाकर अगर हर एक बंदे को अवेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ साइबर क्राइम होती है और आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स। अगर ये क्लियर हो तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक साइबर क्राइम पे कंट्रोल किया जा सकता है और जब कंट्रोल होगा तभी जो साइबर क्राइम करने वाले जो ऑफेंडर्स हैं उनको कैच किया जा सकता है। लास्ट में सर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बस? मेरा तो आप सबसे एक ही अनुरोध है कि क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम जी हमेशा यही बोलते आए हैं कि यूथ इज़ दी फ्यूचर जनरेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे जो यूथ हैं, अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन और अपने सही डिटर्मिनेशन के साथ अपने करियर पे काम करें, उनका जो भी करियर प्रोस्पेक्टिव है, उस पे काम करें और जब करियर में आ जाएँ, तो जो हमारे आइडियल्स हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि एथिकल आपका नेचर होना चाहिए, एथिकल तरीके से आप काम करें और कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी में जिस लेवल पे कर सकते हैं। मैं कंट्रीब्यूशन हर लेवल मानता हूँ। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई टूरिस्ट ऑपरेटर है, वो भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो और आपकी जो लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में हों और आप एथिकल हो, जो मैं बोल सकता हूँ, तो काफ़ी हद तक हम अपने कंट्री को भी और अच्छा कर सकते हैं। और जैसे मैं एक फ़िल्मी लाइन बोलूँगा जो आमिर खान ने बोला था, कोई देश शायद मेरे ख़्याल रंग दे बसंती का डायलॉग था कि कोई भी देश अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा बनाना पड़ता है। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कोशिश की और हमें आज आज़ादी मिली। अब हमारा रोल बनता है कि हम इस अपने कंट्री को और कितना ऊपर ले जाएँ। तो मेरा यही एक सजेशन है कि हमारे यूथ अगर डायरेक्शन के साथ काम करें और गलत दिशा में ना जाएँ तो दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सो ये मच। सर अभी हम लोग कहाँ पे है प्रेज़ेंट टाइम, ये लोकेशन क्या है? ये प्रॉपर ग्रंपू है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 13,000 फीट पे होगी। ये प्रेज़ेंट टाइम हमारी एट जो प्रेज़ेंट हाइट है 13,000 फीट के आसपास होगा। और जब टनल से आप क्रॉस करते हैं थ्रू कोकसर, यहाँ से ही आपका सीधा शुरू होता है, काज़ा के लिए रोड जाती है। तो इट इज़ ऑन द हाइट ऑफ 13,000 फीट। थैंक यू। थैंक्स सो मच।